जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 37। आज के लेक्चर में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं कर सके थे, तकरीबन हाफ हमने कवर कर लिया था, हाफ आज कवर करने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होगा, क्योंकि केस स्टडी में जो कंसेप्ट टेस्ट करता है इस चैप्टर में से, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना हमारे पास टाइम बाकी बचेगा उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे हम क्लास में इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। लेकिन कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एक मिनट हरी जी, रेसियन समझा दें। ठीक है जी, रेसियन को समझा देते हैं। इसके अलावा प्रोमिजी निगलेक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से यार उस दिन कह दिया था, मेरे ख्याल में मिसफिट है, 3-4 दफा कहा था कि नहीं, मेरे ख्याल में वो फिर वही सवाल पूछ रहे, इधर कैसे आ गया। आई कैब की मर्जी, आई कैब की किताब, आई कैब की मर्जी क्या जी। अगर फीस पेएबल में या कोई अमाउंट पेएबल है, इसमें रिलैक्सेशन मिलती है 1-2 महीने की, वो किस कैटेगरी में आएगी जी? किस कैटेगरी में आएगी? कह रहे सर मैं फीस पे करने ड्यू डेट थी कल, रिमिशन में। हाँ जी, लेसर परफॉर्म एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिमिशन में आएगी। ठीक है जी। और अगर पूरी फीस माफ कर दी जाए फिर वो वेवर में आएगी। वेवर का मतलब है कंप्लीट अबेंडमेंट ऑफ राइट। टाइम दे देना भी ये रिमिशन ही होता है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग या फाइनेंस में पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। दोनों मिलके डेट आगे कर दें तो वो रिमिशन होगा, क्योंकि आज का 100 रुपया और जो महीने बाद का 100 रुपया है उसमें फ़र्क है। महीने बाद के 100 रुपये की वैल्यू कम है, तो काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो महीने बाद 100 रुपया पे करना है उसकी अमाउंट कम होगी ना, तो रिमिशन हो गया कि नहीं हो गया? तो टाइम को भी रिमिशन में ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब चलते हैं आज के हम लेक्चर की तरफ। अच्छा, इसमें वैसे तो हमने सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी वाली बात करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक दफ़ा हम क्विक रिवीजन कर लें प्रीवियस टॉपिक की भी, अटेंटिव होके सुने। अच्छा, पहले आगे चलने से पहले मुझे ये बताइए, कल मैंने आपके साथ लेक्चर का लिंक एक शेयर किया था, ठीक है? वो असल में थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपको पता है प्रॉब्लम होती है, भूल जाता है, ठीक है, ज़हन में रिवीजन नहीं होती, तो वो आपकी रिवीजन के लिए और रिटेंशन के लिए, किसके लिए? रिवीजन और रिटेंशन के लिए एक ऐप डेवलप हुई है। डेवलप किसी और ने की है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो आपने वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना लिया है, उसके ज़रिए से रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक्स की। कितने स्टूडेंट ने अपना अकाउंट बनाया है और कितने स्टूडेंट से रिवीजन स्टार्ट कर दिया टॉपिक से चैप्टर वाइज? 4-5 स्टूडेंट। क्या करते हैं आप? चलो हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ है, इसके बगैर आपकी रिवीजन और रिटेंशन मुश्किल होगी। ठीक है, मुश्किल होगी। ये वो टेक्निक है जिसके जरिए से मेडिकल के स्टूडेंट खास तौर पे अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, याद रखते हैं। बहरहाल चलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज मिलके एग्री कर लें। इसकी डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज ने मिलके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कुछ चेंज कर लिया। इसमें याद रखिए, अल्ट्रेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कुछ चेंजेस हो जाएंगी। अल्ट्रेशन। नोवेशन का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज ने मिलकर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। इसमें अल्ट्रेशन और नोवेशन में पहला बड़ा फर्क क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नया बन जाता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही खत्म, ठीक है। और फर्क क्या है? पार्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। अल्ट्रेशन में पार्टीज हमेशा सेम रहेंगी, नोवेशन में मे भी पार्टीज सेम हो, मे भी पार्टीज डिफरेंट हो। फिर से अल्ट्रेशन नोवेशन में दो बड़े फर्क क्या है? एक तो ये कि नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट नया होगा, और दूसरा नोवेशन में पार्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, लाजमी नहीं कि होंगी, हो सकती हैं।
फिर इसके बाद तीसरी एग्जांपल रिसियन। रिसियन का मतलब है जो दोनों पार्टीज मिल के एग्री कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट को गोली मारो छोड़ो हमने परफॉर्म नहीं करना, ये है रिसियन। ठीक है, याद रखिए ये दोनों पार्टीज मिल के कॉन्ट्रैक्ट को रिसियन कर रही हैं तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट में। अगर एक पार्टी बिला वजह कॉन्ट्रैक्ट को ये कह दे कि मैंने इसको पूरा नहीं करना, वो रिसियन नहीं होगा, वो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर इसके बाद रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस है, यूं कह ले प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस में अमाउंट और टाइम दोनों चीजें कवर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉमिस है उसका लेसर पार्ट एक्सेप्ट करना इन फुल सेटलमेंट, इसे कहते हैं रिमिशन। यानी इसमें अमाउंट भी हो सकता है और टाइम भी। अमाउंट अगर 1 लाख रुपया अदा करनी थी, 80,000 फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर ली, ये क्या हो गया? रिमिशन। और अगर 1 लाख थी, 1 लाख रुपया ही अदा करना है लेकिन टाइम बढ़ा दिया कि भाई अब साल बाद नहीं 2 साल बाद पे कर देना, ये भी रिमिशन होगी। ठीक है, ये लेसर प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना ही होता है जब आप टाइम बढ़ा देते हैं। यूं ना समझेगा टाइम बढ़ा दिया तो अब ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, अब टाइम बढ़ा देने का मतलब है आप लेसर प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद है वेवर। रिमिशन का मतलब क्या है कि लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करना। वेवर का मतलब क्या है? जीरो अमाउंट एक्सेप्ट कर, यानी पूरी की पूरी माफी दें, 100%। इसमें समझिए 10% 20% ऑफ होता है, इसमें 100% ऑफ कर दिया जाएगा, ये वेवर है। और प्रोमिसेस निगलेक्ट का मतलब क्या है कि प्रोमिसी ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से प्रोमिसर के लिए मुश्किल हो गया पूरा करना काम। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि पेंट करवाने के लिए बुलाया प्रोमिसी ने, जब प्रोमिसर पेंट करने के लिए आया उसने दरवाजा ही नहीं खोला या सीढ़ियां नहीं प्रोवाइड की उसको, उसने कहा भाई ऊपर से सीढ़ी किधर है? उन्होंने कहा सीढ़ी कोई नहीं है, भाग जाओ, सीढ़ी देनी भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या लकड़ी के लिए एग्रीमेंट किया कि आप हमें लकड़ी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने टेबल बनानी है, हमने लकड़ी ही प्रोवाइड नहीं की, तो क्या वो प्रोमिसर जिसने हमें टेबल बना के देनी थी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा? वो नहीं पूरा करेगा। तो ये है प्रोमिसेस निगलेक्ट। ये समझ आ गया आपको? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? ये तो बेस्ट सिचुएशन है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली जो प्रॉमिस था वो परफॉर्म हो जाए। फिर है बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? ये कंसेप्ट याद रखें नया नहीं, एग्जाम्पल्स आपके लिए नई हैं, कंसेप्ट हरगिज नया नहीं है। ये तो हम चैप्टर 2 में भी स्टडी कर चुके थे कि जब कोई भी प्रॉमिस इम्पॉसिबल हो जाए या इलीगल हो जाए, वाइड हो जाता है। यस, एग्जैक्ट यही कंसेप्ट इधर पढ़ने जा रहे हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें इलीगल और इम्पॉसिबल को इकट्ठा ही डिस्कस कर रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इम्पॉसिबिलिटी से मुराद इलीगलिटी भी है। तो इम्पॉसिबल, जब कंसेप्ट क्या सिखा रहा है कि जब कोई प्रॉमिस इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वॉइड हो गया। क्या इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी एक पार्टी का कसूर है और जिसका कसूर है वो डैमेजेस पे करेगी। अगर ये इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसमें कोई डैमेजेस पे नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या है? कहते हैं दो बड़ी, एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल सुपरवीनिंग का एस फॉर सुपरवीनिंग और एस के साथ लिख ले सब्सिक्वेंट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी दो तरह से हो सकती है, एक इनिशियल एक सुपरवीनिंग। इनिशियल का मतलब क्या है? एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो एक्ट इम्पॉसिबल था, ये कहलाता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट तो वो पॉसिबल था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इम्पॉसिबल हुआ, ये है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
ठीक है, और ये जहन में रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से खत्म होना तो इसमें किसी पार्टी का कसूर नहीं है। खुद सोचे, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, किसी पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें डैमेजेस पे नहीं होंगे। किसी को अगर नुकसान होता है तो उसका हर्जाना अदा नहीं होगा। लेकिन अगर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जाता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके डैमेजेस भी पे करना पड़ेंगे। डन जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि हमारे लिए इम्पॉसिबिलिटी का केस बनता है कि नहीं बनता, ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, ताकि पता चले डैमेजेस पे करने हैं कि नहीं। कब डैमेजेस पे करने हैं, कब डैमेजेस पे करने हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस पे करने हैं, और कब पे नहीं करने, इम्पॉसिबिलिटी के केस में डैमेजेस पे नहीं करने। ये पक्की, ये कंसेप्ट पक्का रख लेना आपने अपने। अब इम्पॉसिबिलिटी की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कौन सी है, एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो इम्पॉसिबल था, और सब्सिक्वेंट आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो इम्पॉसिबल। शाबाश। अब सुने, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इसमें एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड था वो, इसको हम कहेंगे ये है वाइड एब इनिशियो, बल्कि इसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बजाय क्या कह देते हैं, वाइड एग्रीमेंट। याद है ना डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट? आज तक नहीं समझ आया आपको? क्या डिफरेंस है? जो शुरू में जो इनिशियली ही इम्पॉसिबल था वाइड एग्रीमेंट, और जो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हुआ वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। शाबाश। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुन लें। केस स्टडी आपको देगा, केस स्टडी में आपने डिसाइड करना होगा कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है कि नहीं। क्योंकि जरा सोचे, हर पार्टी जिसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया वो तो हर केस में ही ये कह रही होगी ना ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। जिस पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया वो तो हर केस में यही कह रही होगी ना, क्या कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। भाईजान केस स्टडी नहीं करके आए, ठीक है क्लास में कोई स्टूडेंट जो ये कहे सर मेरे पास टाइम भी था, ठीक है मैं केस स्टडी करना चाहा, कर भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरा नहीं दिल किया, मैंने नहीं की केस स्टडी। नहीं कहते, क्या कोई ना कोई मजबूरी बता ही देते हैं, ठीक है कि सर मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, और क्या बुखार था, हाँ जी बिल्कुल, टाइम नहीं था, वगैरह वगैरह, तो रजिस्टर घर बोला है, तो लाइट नहीं थी, बिल्कुल। तो ये तो जिस पार्टी का भी कसूर है वो पार्टी तो हमेशा यही कहेगी सर इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन सी वाली रीजन इम्पॉसिबिलिटी की होंगी, कौन सी वाली नहीं होंगी? डिफरेंशिएट करना चाहिए। लॉ ने हमें एग्जांपल्स बताई है, और केस स्टडी में आपने यही चेक करना है कि जो एग्जांपल बता रहा है वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है या नहीं है। अगर तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है तो हमारा फैसला क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, नो लायबिलिटी, नो लायबिलिटी, नो डैमेजेस। और अगर रीजन ऐसी है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आती लेकिन पार्टी ने अपना प्रॉमिस फिर भी पूरा नहीं किया, फिर क्या कहेंगे हम? दिस इज ब्रीच ऑफ, दिस इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी इज लायबल टू पे डैमेजेस। भाई ये बात समझ आई? किसी केस स्टडी को पढ़ के हमारे लिए ये क्यों अहम है कि डिसाइड करे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस बनता है कि नहीं बनता? डैमेजेस, डैमेजेस। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है कि नहीं? ये एग्जाम्पल्स हम आपके लिए बहुत ही है, इन एग्जाम्पल के साथ स्टैरिक मार्क करें। पहला एक स्टैरिक मार्क करें, ये एग्जाम्पल है किधर, ये ऊपर, हाँ। दूसरा स्टैरिक मार्क, तीसरा भी कर देना। अब राइट साइड पे भी कर दे क्योंकि दो सिचुएशन है ना,
उधर भी कर 3, इधर किधर है स्टेरिक मार्क, 3 इधर कर, 3 इधर कर, 3 लेफ्ट साइड पे स्टेरिक मार्क करें, 3 राइट। एग्जांपल्स किधर, ऊपर टेबल, पेज 103 के टॉप पे टेबल नजर आ रहा है आपको? yes, यही तो एग्जांपल्स हैं। वैसे आप क्या समझ रहे थे ये क्या है? केसेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, यानी वो जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसकी डील हो रही थी वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। जिस गाड़ी की डीलिंग हो रही थी मोटरवे पे हादसा हो गया, जिस घोड़े को खरीद बेच रहे थे वो मर गया, सेठ साहब की बेटी, हाँ, जैसे ही उसने सुना कि एग्रीमेंट हुआ है शादी का, वो मर गई। ये क्या हो गया? हाँ, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। म्यूजिक हॉल में वो सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और जिस दिन कंसर्ट था उस दिन आग लग गई। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कौन से? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पहला एग्जांपल समझ आ गई पहले, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। दूसरी एग्जांपल, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी। पार्टी, देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं पर्सनल नेचर के और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं पर्सनल नेचर के नहीं होते। ठीक है, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो पर्सनल, सुनने जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो के पर्सनल स्किल रिक्वायर करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कोई भी परफॉर्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार से मैंने कहा कि भाईजान 10 बोरी चावल भेज दो, अब चाहे दुकानदार 10 बोरी चावल छोड़ के आए या उसका कोई एम्प्लॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है चाहे वो बंदा खुद करे चाहे एजेंट के थ्रू परफॉर्म कर ले, कोई किसी से पेमेंट लेनी है हमने, वो खुद पैसे देने नहीं आया, उसने अपने मुलाजिम को भेज दिया, कोई फर्क पड़ता है? तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है उसका एजेंट, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। एक कंसर्ट जैसे सिंगिंग वाला, ठीक है। हाँ, हमने बुलाया आतिफ असलम को, आ गया वासिफ असलम, कोई भी परफॉर्म कर ले। आतिफ असलम, राहत फतेह आ गया, बुलाया किसी, राहत फतेह अली खान को बुलाया था, चाहत फतेह अली आ गया। नहीं, अब ये क्या इसमें फर्क पड़ता है? बिल्कुल। तो मेन कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। मेन कंसेप्ट क्या है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट भी, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको याद है नॉर्मल हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर ऑफरर या ऑफरी में से किसी की डेथ हो जाए ना बाद में, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ए ने बी से प्रॉमिस किया मैरिज का, ठीक है, ए की डेथ हो गई, अब उसका भाई आ गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा क्या? तो जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे पर्सनल से मेरी मुराद वो सोशल वाले नहीं है जो चैप्टर 2 वाले, जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ही नहीं थी। नहीं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म कर सकता है, कोई दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कोई मशहूर पेंटर, जानते हैं किसी का नाम? पिकासो। पिकासो ने कहा कि एग्रीमेंट किया किसी के साथ, क्या आपके लिए तस्वीर बनाऊंगा, ठीक है, और अब बताइए पिकासो की बजाय बिकासो अगर बना दे पेंटिंग तो चलेगी पेंटिंग? क्यों? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म कर सकता है। कुछ समझ आ रही बात के? अब सुनिए, ऐसे पर्सनल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस पार्टी की डेथ हो जाए
या पर्सनल इनकैपेसिटी, वो इस काबिल ही ना रहे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन याद रखे डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे जो पर्सनल नेचर के हैं, जो पर्सनल नेचर के नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होंगे। जो गाड़ी की सेल परचेज का एग्रीमेंट है, वो अगर एक पार्टी की डेथ हो भी जाए वाली वर्षा, भाई क्लियर? अच्छा, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हमने बुलाया चाहत फतेह अली खान को ही, हाँ ले क्या है डायलॉग? ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अच्छा है, तो हमने उनको बुलाया, लेकिन उनका गला ही बहुत ज्यादा खराब, रात को कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर बैठे थे, रियाज ज्यादा कर लिया था, गला खराब हो गया। बताइए क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, ये डेथ का केस नहीं है, कौन सा है? पर्सनल इनकैपेसिटी का। पर्सनल इनकम, भाई ये बात समझ आ गई? लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताइए, बुक में पर्सनल वाली पॉइंट लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ? लिखा, हाँ बिल्कुल। ये जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, उन्हीं में ये रूल लगेगा, पर्सनल स्किल वाले। शाबाश। एलियंस, एनिमी, ये कौन सी एग्जाम तुम्हारे पढ़ी हुई है? कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरेनर के साथ, उस वक्त वो सिर्फ एलियन था, जंग नहीं छिड़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उस मुल्क के साथ जंग छिड़ जाए, एलियन एनिमी बन जाएगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अब ये जब जंग खत्म होगी फिर देखा जाएगा कि ये रिज्यूम हो सकता है कि नहीं। ठीक है, बाज केसेस में रिज्यूम हो सकता है, बाज केसेस में नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही जंग छिड़ी, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इलीगैलिटी, कोई लॉ ने बैन कर दिया किसी चीज की ट्रेड को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ गया। फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, बाज़ औक़ात किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई नेसेसरी स्टेट होना जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी स्टेट होना जरूरी है। जैसे हमें पता चला कि इस्लाम एशिया कप के मैच होंगे कुछ इस्लामाबाद में, ठीक है, और हमने इस्लामाबाद के होटल में बुकिंग करा दी। हमने कहा कि ये जो 10 सितंबर को मैच हो रहा है ना, अब ये जहन में रखिएगा, हमने उनको बताया क्या, ये एग्जाम्पल गौर से जहन में रखिएगा। अगर तो हम सिर्फ ये कहें होटल वाले को कि 10 सितंबर को हमारा 2 दिन के लिए रूम बुक कर दें, रीज़न ना बताएं, तो याद रखिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब अगर मैच कैंसिल हो जाते हैं, क्या ये रूम वाला एग्रीमेंट वैलिड रहेगा कि नहीं? 3 सवाल पूछने लगूं, पहला सवाल ये था, बाकी 2 सवाल जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। अगली एग्जांपल सुने, हमने रूम बुक करवाया, हमने कहा 10 तारीख को 2 दिन के लिए रूम बुक कर दीजिए, और ये बताया कि हम ख़ास तौर पे लाहौर से मैच देखने के लिए आए हैं, और ये जो मैच होगा ना इन 2 तारीखों में, हम उस मैच को देखेंगे और उन रात को होटल में स्टे करेंगे। अब अगर मैचेस डिले हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है। क्यों भला? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट चाहिए थी, क्या चाहिए थी? पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, वो स्टेट अब एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि मैच कैंसिल हो गए, मैच कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बात समझ आई? ये लाइन पहली दफा पढ़ेंगे थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये मैच कैंसिलेशन वाली एग्जांपल के साथ लिंक करेंगे तो समझ आ जाएगी कि मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, अगर वो ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। हमने कहा वो जो किंग चार्ल्स है, ताजपोशी होगी उसकी,
उसके लिए कब हुई थी ये? पिछले दिनों, परसों नहीं हुई थी, हफ्ता हो गया। हमने कहा हमें वो किंग की ताजपोशी देखने का बड़ा शौक है, हम उधर जाएंगे और वहां पे हम रूम बुक करवा लिया। अब अगर साहिवाल में रूम की बुक करवा लिया, साहिवाल में कौन से बादशाह की कौन सी ताजपोशी होनी है? साहिवाल नहीं, लंदन में करवाया, और उसके बाद वो ताजपोशी कैंसिल हो जाए, क्या होटल एग्रीमेंट पूरा करना लाजिमी है हमारे लिए? क्यों लाजिमी नहीं है? क्योंकि नॉन जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो नहीं है, नॉन एग्जिस्ट। ताज चोरी हो गया, हाँ शाबाश, अच्छी मिसाल दे, जैसी सोच वैसी मिसाल, शाबाश। नहीं अच्छी मिसाल, मैंने पहले कह दिया अच्छी मिसाल। देखिए हमारा मकसद है कंसेप्ट समझना, मिसाल जो मर्जी हो। तो यहाँ पे भाई की मिसाल, अब मेरी मिसाल छोड़े, भाई की मिसाल, ताजपोशी होनी थी लेकिन ताज चोरी हो गया, तो ताज एग्जिस्ट करना जरूरी था ना, जरूरी था। अब ताज ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हाँ जी भाई, हाँ जी, सब्जेक्ट मैटर में नहीं जाएगा क्योंकि ताज चोरी हुआ है, बादशाह चोरी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ होटल वालों को ये अहम चीज ये थी इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बताना, ये एग्जाम्पल सिर्फ होटल के लिए नहीं है, ये रूल्स बहुत सी दूसरी सिचुएशन को भी कवर करता है, लेकिन कंसेप्ट समझाते हुए एक दो एग्जांपल देनी है, बाकी आपको केस स्टडी में टेस्ट करनी है एग्जांपल, इसलिए वो मैं एग्जांपल नहीं दे रहा। लेकिन ज़हन में रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बताना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपने अगर कोई पर्पज़ बताया ही नहीं तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं, पर्पज़ बताना ज़रूरी है। क्लियर होगी ये बात? एक दफ़ा सारी एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए और इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें। केसेस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, या जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद अगली लिस्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी होती है इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट का मतलब पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जी क्लियर सारे? ये पर्टिकुलर स्टेट वाली बात खास तौर पे समझ आ गई। ये इसमें लफ्ज थोड़े एक दो मुश्किल इस्तेमाल हुए इसलिए स्टूडेंट को याद करने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर? अब हम चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ जिनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं अराइज होती। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर हमें वो केस स्टडी में इनमें से कोई सिचुएशन देता है हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फारग, और अगर केस स्टडी में इनमें से कोई सिचुएशन देता है हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, परफॉर्म होना चाहिए, और अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। पहली रीजन उसने कहा अगर स्ट्राइक हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, धरना हो, हड़ताल हो जाए, ठीक है, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्डर कंपनी को बड़ा पकड़ लेती है, एक्सपोर्ट ऑर्डर, और साथ ही मजदूर कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। जो मालिक होता है वो कहता है तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तो मजदूर हड़ताल कर देते हैं। क्या इस हड़ताल की वजह से अगर ऑर्डर डिले हो गया तो ओनर क्या उस फॉरनर को कह सकता है जिसने ऑर्डर दिया था कि सर अब कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले गए? वो क्या कहेगा? वो कहेगा हड़ताल मेरा मसला है ही नहीं, ये तो आप जाने, आपके एम्प्लॉयज जाने, मुझे तो ऑर्डर टाइम पे चाहिए। तो स्ट्राइक, लॉकडाउन वगैरह की वजह से या दंगा फसाद अगर हो जाता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं समझा जाएगा। हाँ एहतियातन अब इससे जहन में ये सवाल पैदा होता है अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन कर दे जैसे कोरोना में हुआ, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे आजकल भी आपको पता है कोई ऑपरेशन वगैरह की खबरें चल रही हैं, तो उस वजह से अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको सस्पेंड कर दे, पहिया जाम हड़ताल हो जाए,
इस तरह की हड़ताल होने से या गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन होने से, स्ट्राइक होने से क्या कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं? नहीं। लेकिन प्रैक्टिस में ये है, प्रैक्टिकली जब कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से कोई हड़ताल हुई या कोई ऐसी रीजन हुई, बल्कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने किया जाता कि कोई भी ऐसी रीजन हुई जिसमें सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल हुए और कॉन्ट्रैक्ट डिले हुआ, तो हमें जिम्मेदार नहीं समझा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अनलेस, यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में साइलेंट रहते हैं तो स्ट्राइक या लॉकडाउन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, जो मर्जी हो, चाहे सारे मजदूर आपके हड़ताल पे चले जाएं, ऑर्डर आपको टाइम पे देना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हो गया कि स्ट्राइक या लॉकडाउन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिले हो सकता है, उसमें हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, तो फिर उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट डिले होने से खत्म। ये बात समझ आ गई? डिले की वजह से जी। अगर ये एग्री ना करें, लॉकडाउन वगैरह के बारे में कोई बात भी ना लिखे कॉन्ट्रैक्ट में, तो गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन अनाउंस कर दिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, आपको डिलीवरी देनी है टाइम पे। हाँ जी, नहीं वो है भाई, अगर इंपोर्टर है, इंपोर्टर बैठा इंतजार कर रहा होगा, 20 तारीख को सामान आएगा पाकिस्तान से, 20 तारीख को सामान नहीं आया, फोन आ गया पाकिस्तान से कि भाईजान मेरे मजदूर जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं, इधर दंगा फसाद हो रहा है, इस वजह से हम ऑर्डर आपका टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते, मैं क्या करूं? इंपोर्टर उधर फौरन भाई कहेगा भाई ये पहले देखना था ना ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है? तो ये चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाए तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वरना इन सारे दंगा फसाद, इन सारे हड़तालों के, लॉकडाउन के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे डिलीवर करना है। बात समझ आई? आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट से कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लॉकडाउन होगा तो क्या कहते हैं, फिर भी उनको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? अगर लॉकडाउन होगा फिर भी डैमेजेस पे करने पड़ेगा, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है वो, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा जाहिर है, लेकिन वो नॉर्मली किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है। आपको लिखना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करवाया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वरना अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन कर दे आपको और आप टाइम पे डिलीवर ना कर सके, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। लॉकडाउन हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, दंगा फसाद की इंग्लिश क्या होती है? वायलेंस वगैरह हो जाए, एक एक करके। इंपोर्ट टैक्सेस अगर ज्यादा हो जाए, उसकी एग्जांपल देता है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसको कहते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज्यादा हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट के बजाय लॉस मेकिंग हो गया, क्या इसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कह सकते हैं? लॉ कहते हैं नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉस मेकिंग हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। वरना अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लागू कर दिया जाता ना, दुनिया में कोई भी कंपनी लॉस में ना जाती, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें बाद में नजर आता लॉस है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते खत्म है। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वैलिड रीजन नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता, फॉर एग्जांपल कॉस्ट वगैरह बढ़ गई है, तो आपने स्टिल उसको पूरा करना है। नहीं पूरा करते तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अगला क्वेश्चन। देखिए, स्ट्राइक या लॉकडाउन जब मर्जी हो जाए वो वैलिड नहीं है, सिंपल रूल ध्यान में रखें। अब आप जितनी भी सिचुएशन सोच के मुझे बताएंगे ना और उसमें कहेंगे स्ट्राइक या लॉकडाउन आ गया, अब ये इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं हुआ।
नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बाद में किसी काम का नहीं रहा, ठीक है, तो ये अब आपका कसूर है, आपको टाइम पे डिलीवर करना चाहिए था, आप डैमेजेस पे करेंगे जिसने डिले किया। जी अगर इंपोर्ट चीजें बाहर करनी है तो अगर उधर भी लॉकडाउन लगे इधर भी लगा, वो ब्लेम नहीं कर सकते कि उधर लॉकडाउन लगे इसलिए हम उधर नहीं भेज सकते। भाई लॉकडाउन जिधर मर्जी लगे, वो चाहे पाकिस्तान में भी लगा है चाहे यूएसए में भी लगा हो, लॉकडाउन, अच्छा मैं सिंपल कंसेप्ट रखना चाहता हूँ, आप उसमें से पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से, स्ट्राइक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, वैलिड रहेगा। अगर डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ना फिर, अगर नहीं करते आप। भाईजान डिलीवरी किसने करनी थी कॉन्ट्रैक्ट की? प्रोमिसर ने, तो वही डैमेजेस पे करेगा ना प्रोमिसर को। पाकिस्तान वाले ने 20 तारीख को यूएसए में चीजें सप्लाई करनी थी, नहीं की, अब डैमेजेस कौन पे करेगा? पाकिस्तान वाला करेगा, यूएसए वाला थोड़ी करेगा। कोरोना के केस में भी यही होगा, सारी दुनिया में लग जाए। अच्छा अगर भाई जापान में स्ट्राइक हो तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वाइड हो जाए? वैलिड रहेगा। और अगर चाइना में लग जाए भाईजान, चाइना में लॉकडाउन लग जाए फिर क्या होगा? फिर भी वैलिड। और अगर सिंगापुर में लग जाए फिर भी, जर्मनी में अगर स्ट्राइक हो जाए, ये कर रहे हैं आप मेरे साथ, छोटा सा कंसेप्ट है उसका पता नहीं क्या। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी समझ आ गई आपको? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है बताएं? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसकी सडनली कॉस्ट बढ़ जाए और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसे कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। ये एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ? कमर्शियली इम्पॉसिबल होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, ठीक है जी। अच्छा आप में से किसी को पता है कि नहर स्वीज एक नहर है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती है? पिछले शायद साल या 2 साल पहले उसमें एक शिप जो था वो चलते चलते थोड़ा ऐसे बेंड हो गया, जिसकी वजह से सारा रास्ता रुक गया था, ठीक है, रुक गया था सारा रास्ता, उधर कहीं 2-3 महीने के लिए कोई जहाज नहीं निकला था, ठीक है, वो एक रास्ता। अच्छा अब मुझे ये बताइए, अगर हमने जहाज भिजवाना है उधर, फर्ज कीजिए उधर मिस्र की तरफ भिजवाना है, रास्ते में नहर से गुजरना था, वहां पे रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई जहाज जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब तक उसको क्लीन नहीं करेंगे रास्ता ब्लॉक है। अब एक अल्टरनेट रूट भी है, लेकिन उधर से अगर जाएं तो टाइम, जो पैसे हैं, जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी, ठीक है, वो ज्यादा लगेगी और वो डिफिकल्ट है, वो रास्ता भी डिफिकल्ट, उधर पानी का बहाव जरा तेज है। क्या कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वाइड हो गया कि नहीं? अब चूंकि अल्टरनेट वे है, कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट जरूर हुआ, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। तो लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ, डिफिकल्ट हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपको परफॉर्म करना है। तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी वैलिड रीजन नहीं है। डिफिकल्ट, अगर कोई और रास्ता ना हो तो फिर वो हो सकता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, ठीक है, लेकिन अगर कोई और रास्ता है लेकिन वो डिफिकल्ट है या ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाइड नहीं होगा। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में जाएगा ही नहीं ना, उधर क्यों भेज रहे हैं? अल्टरनेट वे ना हो तो फिर ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, कोई रास्ता ही नहीं अब। अच्छा अब दूसरी, नेक्स्ट एग्जांपल, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। हमने दर्जी को कपड़े दिए, हमने कहा चांद रात को सी देना, चांद रात को हम गए, हमने कहा कपड़े सी दिए, उसने कहा कपड़े नहीं सिए। हमने पूछा क्यों?
उसने कहा भाई जो उसने दर्जी ने कहा भाई जो मेरा कारीगर था ना जिसने आपके कपड़े सीने थे वो इत्काफ पे बैठ गया, इस वजह से आपके कपड़े नहीं सी सके। क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है। इसको लॉ कहते हैं डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल बी ने उठाना था सी से, अब सी ने वादा किया था बी को मटेरियल प्रोवाइड, लेकिन सी ने नहीं प्रोवाइड किया मटेरियल। इस वजह से क्या बी ए को कह सकता है कि भाई मुझे चूंकि सी ने मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, सी थर्ड पार्टी है, तो मैं इसीलिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो तैयार था। अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हुई एग्जांपल्स? 4 एग्जांपल्स। लास्ट, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, सारा नहीं, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ। अब इसकी एग्जांपल सुन लीजिए ध्यान से। हमने इस्लामाबाद में होटल में रूम बुक करवाया और साथ बता दिया सर हम एक तो इधर एशिया कप का फाइनल मैच देखेंगे इसलिए, और फिर इसके बाद आगे हमारा इस्लामाबाद की सैर का भी प्रोग्राम है। ठीक है, 2 काम करने हैं। कौन से काम करने? पहला काम क्या करना है? सैर भी करनी है और मैच भी देखना है। अच्छा, अगर सिर्फ मैच का कहा होता और मैच कैंसिल हो जाता, सुपरविनिंग। अब 2 बातें कही हैं, अब मैच कैंसिल हो गया, क्या सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी तो है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कि एक मकसद नहीं हुआ लेकिन दूसरा मकसद तो पूरा हो सकता है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। याद रखें, ये इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ कि सिर्फ एक ही पर्पस बताया और वो नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी। और अगर मल्टीपल पर्पस बताए थे, उनमें से कोई एक अब पॉसिबल नहीं है परफॉर्म होना, तो वो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी होती है। इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। कुछ समझ आ गई? तो ये थी हमारी एग्जांपल, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब अराइज होगी, कब अराइज नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत अहम है ये डिसाइड करना कि जो केस स्टडी उसने आपको दी है इसमें सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है कि नहीं। अगर तो वो लेफ्ट साइड वाली कोई सिचुएशन है तो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। अगर राइट साइड वाली सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी अराइज नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, और अगर आप पूरा नहीं करते तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स को मिक्स नहीं करना, एग्जाम्पल को मिक्स नहीं करना जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अगर होटल वाले के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ और हमने कहा मैच देखने के लिए आएंगे और पीसीबी वो मैच कैंसिल कर देता है, तो क्या ये डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी है? नहीं, थर्ड पार्टी से मुराद वो पार्टी है जिस पे प्रोमिजर रिलाय कर रहा होता है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी का केस नहीं है, बल्कि ये कौन सा केस है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट। नेसेसरी स्टेट जो होना जरूरी था, इसमें अगर प्रोमिजर किसी थर्ड पार्टी पे रिलाय करता है और वो थर्ड पार्टी उसे धोखा दे जाती है, वो थर्ड पार्टी उसे धोखा दे जाती है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्लियर? ये एग्जांपल याद कर लेंगे। चलिए, अच्छा अब देखें, अगर इनमें से कोई सिचुएशन अराइज हुई, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, इनमें से कोई सिचुएशन अराइज हुई, वैलिड, और अगर प्रोमिजर पूरा नहीं करता इसको तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। ठीक है जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो डैमेजेस भी पे करना पड़ेंगे। क्लियर? हाँ जुम्मा है, लेकिन अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। एक मिनट, वन बाय वन। अगर कंपनी लिक्विडेट, उसके ऊपर फिर कंपनी लॉ अप्लाई होगा। देखें, आप ऐसी सिचुएशंस को जहन में ना लाएं जिनमें कोई दूसरा लॉ अप्लाई होता है। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रहते हुए देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो जाहिर है कंपनी लॉ ये कहता है कि जितने उसके एसेट्स हैं वो बेच के पैसे अदा करेंगे, बाकी फारग, बाकी बैड डेट हो जाएंगे। सर ये जो दूसरा पॉइंट है डेप्थ ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिंग, सर जरूरी नहीं है मार्केट में जो स्किल्स के लेवल पे बंदे हैं वो भी अवेलेबल है। देखें, इनका क्वेश्चन ये है कि डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि अब उस स्किल की लेवल का बंदा है ही नहीं, लेकिन देखें बाज़ औक़ात अब आप ये ज़बरदस्ती नहीं कह सकते उस प्रॉमिसी को कि किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को ज़रूर एक्सेप्ट कर। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, फर्ज कीजिए आप किसी टीचर से टैक्स पढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या टैक्स रहने दें, कौन सी R1 पढ़ना चाहते हैं। आपने कॉलेज वालों से पूछा इस टीचर को, नाम ने कहा ये टीचर, आपने कहा अच्छा बहुत अच्छे टीचर हैं, इनका नाम सुना, तारीफ सुनी, चलिए एडमिशन करा लें, और बाद में पता चले वो खुदा ना खास्ता बीमार हो गए हैं और 2 महीने की छुट्टी पे चले गए। अब क्या कोई भी दूसरा टीचर आपको पढ़ा दे तो आपको चलेगा? नहीं चले। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये ऐसा केस है जो कि पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर कॉलेज वाले ये कहें कि दूसरा टीचर भी बहुत अच्छा हमने अरेंज किया है, तो वो आप पे इम्पोज नहीं कर सकते। हालांकि मे भी कोई दूसरा टीचर हो और मे भी वो उससे भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है जो पर्सनल इनकैपेसिटी पे, जो पर्सनल स्किल पे डिपेंड कर रहा है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद ओपन है, आप चाहें तो उस टीचर से पढ़ें, चाहें तो ना पढ़ें, आपको ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करवाया जा सकता। यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपको पैसे वापस मिल गए, अब आप दोबारा एडमिशन लेना चाहें तो ले लीजिए। मैंने हरगिज़ नहीं कहा डैमेजेस पे कर देंगे, मैं भाई ध्यान से, मैंने कहा जो आपने फीस अदा की थी वो वापस पे कर देंगे। ठीक है जी। जो आपने बात की थी कि वो स्ट्राइक हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ऑफर ही होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता या स्ट्राइक की वजह से, तो फिर वो टेंडर के अंदर नहीं चले जाएगा। टेंडर के अंदर कैसे चला जाएगा? क्योंकि उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं करा, नहीं, अगर हड़ताल वगैरह हो गई, अच्छा ठीक है, अब हड़ताल आप दूसरे मुल्क में करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, समझ गया। पाकिस्तान से हमने सामान डिलीवर कर दिया चाइना में, चाइना में हो गई हड़ताल, अब वो पोर्ट पे अपना सामान पड़ा हुआ है लेकिन वो उठा नहीं रहा जो बायर है चाइना वाला, तो याद रखें ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। क्या हड़ताल वगैरह होने से, स्ट्राइक लॉकडाउन होने से कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है? हम कहेंगे भाईजान ये हमने चीज़ें डिलीवर कर दी, हमने अपना हक अदा कर दिया, अब आप सामान उठा पाते हैं या नहीं पाते आपकी मर्जी, हमें पैसे रिलीज करें। वो हमारे पैसे होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हड़ताल वगैरह होने से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप डिटेल में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो मेन कंसेप्ट कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब आपने हड़ताल की, लॉकडाउन की इतनी कोई एग्जांपल डिस्कस कर दिया है कि मुझे लग रहा है मेन कंसेप्ट आपने स्किप कर दिया होगा। तो सुनाए क्या थी बात, क्या लिमिटेशन थी, सुनाए। स्ट्राइक, ये देखा फिर वही बात, आधा स्ट्राइक हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। भाईजान मुझे इसी चीज़ का खतरा होता है, एग्जाम्पल्स में इतना घुस जाते हैं आप, मेन कंसेप्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। स्ट्राइक, लॉकडाउन वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है अनलेस एग्रीड। अनलेस एग्रीड अहम लफ्ज़ था, वो आप भूल गए। तो एग्जाम्पल ज़रूर पूछा करें, लेकिन पहले ये इंश्योर कर लें मेन कंसेप्ट पे आपकी ग्रिप आ गई है। मेन कंसेप्ट कच्चा पक्का होता है और एग्जाम्पल जितनी मुनासिब तो नहीं है ना ये कि है। चलिए अब आपने बड़ा टाइम ज़ाया कर लिया, अब आते हैं आज से। जिस दिन टाइम ज़ाया करेंगे उस दिन तो मैं नहीं आपकी बात मानने वाला।
क्वेश्चन 8 आपके सवालों का जवाब देता ना ना, किसी एक सवाल में भी मैंने कहा जवाब नहीं देता, नहीं जवाब देता। अब जी क्या है? मैं भी बयान ही करने लगा हूं। अपनी बारी आती है आप फिर स्कीन बन जाते हैं। चलिए ये असाइनमेंट फिर करके आइएगा रिटन फॉर्म में सर। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।